हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर योर अपकमिंग सीएसआई नेट जून 2024। इस स्ट्रैटेजी में हम कुछ चेंजेस भी रखने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेटेस्ट डिमांड ऑफ योर एग्जाम। और हम ये भी बात करेंगे कि हम इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ जो की पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे वो होंगे कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बीच में कैसे चूज करें आप, सिलेबस को कैसे डील करें, डूज एंड डोंट्स, टाइम टेबल, बुक्स, प्रैक्टिस, सब्जेक्ट्स, नोट्स, रिवीजन एज वेल एज गाइडेंस, इन सभी के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि इन सबको कैसे कवर करना है, एक आइडियल स्ट्रैटेजी आपको किस तरीके से जो है डिजाइन करनी है। फिर भी इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस आउट कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय को शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं उस एग्जाम का नेचर क्या है। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि सभी बच्चे जो इस सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि वाई दे आर प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए तो आपका एम हो सकता है दो, या तो आप पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। राइट, ये दो एम हो सकता है। यानी आप पीएचडी, अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि आप अपना करियर जो है रिसर्च में बना रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि एकेडमिक्स में जो है आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोनों में से कोई भी हो एट अ टाइम, मतलब चाहे आप पीएचडी से शुरुआत करें या असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरुआत करें, कहीं ना कहीं आपका जो मेन कोर एरिया हो जाता है वो हो जाता है स्टडीज का, रिसर्च का एज वेल एज एकेडमिक्स का। ठीक है, ये एम होता है जिसको फुलफिल करने के लिए हम इस सीएसआई या नेट एग्जाम को मेनली भरते हैं एज वेल एज इसके लिए हम ऑप्ट करते हैं। अब ये हो गई बात कि एम क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस एग्जाम का नेचर क्या होता है। मतलब कि कोई भी एग्जाम जो है उसका नेचर का कहने का मतलब क्या हो गया, उसका लेवल क्या होता है। देखिए, एक होता है गलतफहमी में रहना और एक होता है सच्चाई जान के उसके लिए सही सही प्रिपेयर करना। आपको पता है कि मैं शुरू से, मतलब पिछले जो है 5 साल से मैं बच्चों को सीएसआई, नेट, गेट, आईसीएमआर इन सब फील्ड में गाइड कर रही हूँ। और कभी भी जो है आपको मेरे द्वारा कोई मतलब झूठे तरीके से जो है इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है रिगार्डिंग द एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल। मैं हमेशा चाहे लेवल टफ हो तो मैं टफ बोलती हूँ, इजी हो तो मैं इजी बोलती हूँ। और ज्यादातर बच्चे मेरी उस राय से एग्री भी करते हैं जब वो एक्सपीरियंस करके आते हैं तो। क्योंकि मैं मतलब मैं उस कैटेगरी में से नहीं हूं जहां पे मैं अपने बच्चों को इस बात से गुमराह करूं कि एग्जाम टफ है और मैं उनको कहूं कि नहीं नहीं एग्जाम तो इजी है, आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। कहीं कहीं पे ये स्ट्रैटेजी काम आती है बच्चों को सहानुभूति देने के लिए, लेकिन ये उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे काफी छोटे होते हैं, जो जल्दी डर जाते हैं। पर आप सभी बच्चे जो कि बीएससी के बच्चे हैं, एमएससी के बच्चे हैं, एमएससी पास आउट बच्चे हैं, जॉब कर रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि आपका अपना मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग है कि अगर मैं किसी एग्जाम को टफ कहूं तो आप उस टफनेस की गंभीरता को समझेंगे और साथ ही साथ इस बात को समझेंगे कि अगर टफ कहा जा रहा है तो इसलिए कहा जा रहा है ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को उतने ही अच्छे लेवल का कर सके। राइट, तो अगर मैं नेचर ऑफ एग्जाम की बात करती हूँ तो ये जो एग्जाम है ये एवरेज से टफ के बीच में पड़ता है। ठीक है, और मेक श्योर ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, अभी हम इसको नेट कहते हैं। राइट, तो ये एवरेज से टफ के बीच में होता है। अब देखिए, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो क्योंकि इसका लेवल आपको बहुत टफ भी नहीं मिलेगा, 10 to 15% आपको लगेगा टफ है, रेस्ट ऑफ द पेपर एवरेज लेवल में जाता है। तो ये जो ओवरऑल नेचर है पेपर का वो क्यों मालूम होना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सामने वाला जो आपसे लड़ने के लिए आ रहा है वो बहुत कमजोर है, तो आपकी तैयारी कैसी रहेगी, क्या बहुत स्ट्रांग करोगे? नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स रहोगे। आपको लगेगा यार सामने वाला जो मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है उसमें उतना ताकत नहीं है तो मुझे भी उतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले से जो प्रिपेयर होकर रहोगे ना वो बहुत कुछ ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप उसे एक हाथ में निपटा लोगे। लेकिन आपको पता है कि जो सामने वाला आपसे लड़ने के लिए आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उस वक्त पे आपकी तैयारी कैसी होगी, उस वक्त पे आपकी तैयारी भी काफी स्ट्रांग होगी। तो वही चीज मैं बताना चाह रही हूँ, जो आपको पता है कि पेपर का लेवल एवरेज टू टफ है तो हमको हमारा जो प्रिपरेशन लेवल है उसको भी वैसा ही रखना पड़ता है, यानी अप टू द मार्क। कहते हैं ना, एक थ्योरी है इवोल्यूशन में, दैट इज रेड पिन हाइपोथेसिस, जिसमें होता है कि आपका जो अपोनेंट है वो जितना स्ट्रांग होता है आपको उससे 2-4 कदम और स्ट्रांग रहना पड़ता है। अगर आपका ओपोनेंट बहुत ज्यादा चालाक है तो आपको उससे 2-4 कदम और स्ट्रांग और चालाक रहना पड़ता है। सेम कहानी इसकी भी है कि जब आपको लेवल पता चल जाता है पेपर का तो आप उस लेवल की तैयारी करते हैं। अगर आपको लगता है लेवल बहुत कम है, जैसे कि आईसीएमआर का एग्जाम, आपको पता है उसका लेवल कैसा है, आपकी प्रिपरेशन भी इस लेवल की चलती है, उतना आप टफ प्रिपरेशन नहीं करते हो जितना आप सीएसआर के लिए करते हो। राइट, गेट का लेवल का एग्जाम जिस तरीके का उसका उसका प्रिपरेशन उस लेवल का करते हो, तो आपको हर एक का लेवल पता होना चाहिए। वैसे ही सीएसआर का जो पेपर होता है लाइफ साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो पेपर होता है ये मेनली एवरेज से लेके टफ की कैटेगरी में आता है, और इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन भी जो है उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। दूसरा, इस प्रिपरेशन के लिए ऑब्वियसली टाइम डिमांडिंग फैक्टर होता है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है और आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, नहीं। खेल खेल में ये तैयारी नहीं होती है। अगर आपको पता ना हो तो एक बार आप सिलेबस डाउनलोड करके देखिए, आप इसकी तैयारी बस यूं ही मतलब कहते हैं ना कि बस चुटकी बजा के कर लिया, ऐसा नहीं होता। एक टाइम था जब प्रिपरेशन थोड़ी सी आसान थी इस एग्जाम की, अब नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे प्रिपरेशन आसान क्यों थी? क्योंकि पेपर वॉज प्रेडिक्टेबल, हम पेपर को ना थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाते थे। ऐसा भी होता कि शर्त लगाया जाता कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा, उससे क्वेश्चन चला भी आता था। आज के टाइम में ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो अभी पेपर का जो लेवल है वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहा है। जब पेपर का लेवल एक एक करके प्रेडिक्टेबल होने लगता है ना, तो हम बोलने लगते हैं कि यार पेपर जो है आसान आने लगा है। ठीक है, जब वो पेपर का लेवल अनप्रेडिक्टेबल होते जाता है तो हम उसको टफ की कैटेगरी में मतलब लेकर जाते हैं कि नहीं प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ रहे हैं, मतलब पेपर का लेवल टफ जा रहा है। क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, अच्छा खासा लेंदी है, इसलिए आपको टाइम की जरूरत पड़ती है, अच्छे खासे टाइम की जरूरत पड़ती है। जैसे बच्चे बोलते हैं हम कितने घंटे पढ़े, तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते कितने घंटे पढ़े, क्योंकि आप जितना पढ़ो उतना कम पड़ता है इस एग्जाम के लिए। इसीलिए जब टाइम आपको जरूरत पड़ता है तो आपको डिसाइड करना होता है, इसी बेसिस पे जो है आपको डिसाइड करना होता है कि आप प्रिपरेशन कब कितने टाइम का करना चाहते हो। क्या आप 6 मंथ में खुद को रेडी करना चाहते हो, या फिर 12 मंथ में रेडी करना चाहते हो, या फिर आप मोर देन 12 मंथ लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर होता है। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे? सिंपल सी बात है, जो बच्चा बहुत ज्यादा ब्राइट है, इंटेलिजेंट है, वो फॉर श्योर वो कोशिश करेगा मैं 6 महीने में टारगेट कर लूं। जो बच्चा बहुत उतनी ब्राइट कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, और उसके पास और भी बहुत से काम है जो कि उसको निपटाने होते हैं, जैसे जॉब हो गया या घर के काम हो गए या बहुत से काम हो गए, अगर उसमें भी वो एंगेज रहता है पूरा प्रॉपरली, तो शायद वो 12 टू मोर देन 12 मंथ का टाइम ले सकता है। या फिर मान लीजिए अभी वो बीएससी में है या एमएससी ऑनगोइंग में है, तो उस केस में जो है उसको लंबा टाइम लग सकता है। तो इस बेसिस पे आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपको 6 मंथ के लिए प्रिपरेशन करना है या 12 मंथ के लिए। मैं हमेशा जब भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शुरू करती हूँ, ये दो फैक्टर पे मैं जरूर फोकस करवाती हूँ बच्चों का, और क्योंकि ये दो फैक्टर बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, आपको अगर कहीं पे मतलब कहीं पे पहुंचना है और बहुत जल्दी पहुंचना है, तो आप क्या करोगे? सबसे शॉर्टेस्ट रूट लेने की कोशिश करोगे। और अगर आपको पता है कि जहां मुझे जाना है वहां पे मैं लेट भी जा सकता हूं, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? आप क्या शॉर्टेस्ट रूट लोगे या फिर कोई भी रूट मिलेगा तो ले लोगे? ऑब्वियसली कोई भी रूट मिलेगा तो आप ले लोगे, क्योंकि आपको जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी नहीं है। आप धीरे धीरे भी पहुंचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब कि और स्पीड को चेंज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 6 मंथ की ट्रेन को पकड़ने वाले हो, तो आपको जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वो काफी जल्दी करनी पड़ेगी, राइट? मतलब कि यहाँ पे आपको चीजों को लेके फास्ट मूव करना पड़ेगा। और अगर आप 12 मंथ के लिए जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्लो मूव आप कर सकते हो, सेम गोज विद दिस, की थोड़ा स्लो मूव कर सकते हो। इसलिए पहले जरूरी है कि आप डिसाइड कर लें कि आपको किस तैयारी के लिए जाना है। इस वीडियो में मेनली हम 6 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 6 मंथ के बाद जो है आपका जो अटेम्प्ट आने वाला है वो है जून 2024। तो हमारा इस वीडियो में मेनली टारगेट है 6 मंथ का। अगर आपको 12 मंथ या मोर देन 12 मंथ का अगर स्ट्रैटेजी जानना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर बच्चे ज्यादा होंगे जो कि 12 मंथ या मोर देन 12 मंथ का टारगेट कर रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ये जो वीडियो है ये मेनली टारगेट करेगा आपको कि आपको 6 मंथ में जो है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए, आइडियल स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि हमने कहा सीएसआईआर जो है कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये है आपके नेचर, मतलब सीएसआई नेट के पेपर का नेचर। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या हो? पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी, कितना भी, कैसे भी पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी प्रेडिक्टेबल होते ही नहीं। आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाइए, आप कभी भी ये प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो कि पेपर कहाँ से आएगा, कितना आएगा, क्यों आएगा, कभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आप। इसलिए पेपर ये अनप्रेडिक्टेबल है और आपको ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। एक बात को बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बच्चों को अनप्रेडिक्टेबल पेपर में और अटेम्प्टेबल पेपर में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करना होता एग्जाम में, और आपको अपनी तैयारी कैसे रखनी पड़ती है कि आप ऐसे मार्क्स को स्कोर कर पाओ, ऐसा मार्क्स आप स्कोर कर पाओ जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ। उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता कि पेपर कितना अनप्रेडिक्टेबल आया था। जितना भी अनप्रेडिक्टेबल आए, मुझे उसमें से इतना मार्क्स स्कोर करना है जितने में मैं एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊं। और आप जब प्रिपरेशन करते हो ना, तो ये जो मार्क्स है जिसको मतलब स्कोर करके आप क्वालिफाई कर जाओ, आप उतने स्कोर करने लायक बनते हो अपने प्रिपरेशन के दौरान में। आपको जितना भी अनप्रेडिक्टेबल पेपर है, आपको सारा क्वेश्चन तो अटेंड नहीं करना है, उसमें से भी आपको चॉइसेस दिए जाते हैं। उन चॉइसेस में से आपको ऐसा वाइजली सेलेक्ट करना है क्वेश्चन जिससे कि आप उतने मार्क्स स्कोर कर पाओ, जिससे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। बस कहानी खत्म। और मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है कि पेपर कितना अनप्रेडिक्टेबल आया। ऐसे क्वेश्चन को देखकर मैं अपनी राय बनाऊं, या ऐसे क्वेश्चन को देख के मैं अपनी थिंकिंग चेंज करूं जो मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, जिससे मेरा कुछ खास लेना देना नहीं है, जो मेरे सिलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो वो कुछ मतलब कहते हैं ना, वो हो गया आपकी एनर्जी गलत जगह पे जा रही है, राइट। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको ये जो चीज बोली गई है ना, कि बस ये जो स्कोरिंग है, आपको इस स्कोर को जो है मेनली स्कोर करने लायक बनना है। दैट्स इट। उतना नॉलेज इकट्ठा करना है कि ये मार्क्स स्कोर हो जाए जिससे कि मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊं। बस पूरी स्ट्रैटेजी इसी पर है। किसी भी एग्जाम में बच्चा जो है चाहता है कि मैं
बस ऐसा स्कोर कर पाऊं जिससे मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका AIR 50 आता है और दूसरे का AIR 150 आता है, दोनों की स्टाइपेंड तो सेम होंगे। और उसके बाद सारा खेल होगा इंटरव्यू का। आप इंटरव्यू में कितना अच्छा खुद को शो कर पाते हो, खुद को प्रूव कर पाते हो, सारा खेल उसका होगा, राइट। अगर वो बात अलग है कि अगर आपको SPM में जाना है तो आपको 1 से लेकर 10 के बीच में रैंकिंग लानी होगी, जिसमें कि आपको 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो एक अलग फैक्टर हो गया, ठीक है, उसको हम यहाँ पे वो एक्सक्लूसिविटी को हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो आपको बस मेन इस पे फोकस करना है कि पेपर चाहे कितना भी अनप्रेडिक्टेबल हो, मुझे अपनी नॉलेज से उतना स्कोर करना है जिससे जितने से मैं क्वालिफाई कर जाऊं, चाहे पेपर कितना भी टफ आया हो, कितना भी अनप्रेडिक्टेबल आया हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये बात का ध्यान रखिए कि आपका जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा लेंदी है, एंड हेंस वो उतना ही टाइम लेगा। लेंदी भी है और बहुत सारी वैरायटी भी है। प्लांट एनिमल डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, कम्युनिकेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, सब कुछ दे दिया गया है। कोई एरिया ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, बस एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स को छोड़ के। इम्यूनोलॉजी भी यहाँ तक एडेड है। तो इतना वेरिएशन है कि आपको उस वैरायटी को ध्यान में रखिए। ये वेरिएशन एक प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है, राइट। प्लस पॉइंट ये है कि इतनी वैरायटी में क्या होगा कि आपको रिपीटेड मैनर में जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार एक ही चीज को कितने लंबे टाइम से पढ़े जा रहे हैं। आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, कभी प्लांट पढ़ोगे, कभी एनिमल पढ़ोगे, कभी DNA के साथ डील करोगे, तो कभी एनिमल फिजियोलॉजी के साथ डील करोगे, तो वेरिएशन बहुत मिलेगा, जिससे कि कुछ बच्चे इसको इंटरेस्टिंग समझते हैं। और ड्रॉबैक ये हो जाता है कि इतने वेरिएशन के कारण क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ज्यादा वेरिएशन को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि उस वेरिएशन में से कोई सब्जेक्ट उनके लिए टफ हो जाता है, कोई सब्जेक्ट उनके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन ये हार्श रियलिटी है आपके सिलेबस की। चाहे आप इसे प्लस पॉइंट मानिए या नेगेटिव पॉइंट मानिए, आपका सिलेबस लेंथी है और फुल ऑफ वैरायटी है। आपको उन वैरायटी के साथ डील करना होगा अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो ये हो गई बात आपके नेचर की, लाइक CSIR का जो एग्जाम होता है उसका नेचर क्या होता है, ये है पूरा का पूरा नेचर, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। दूसरा, अगर मैं पेपर की बात करती हूँ तो पेपर में जो है आपके टोटल 3 पार्ट आते हैं। पार्ट A जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है, पार्ट B जिसमें कि लाइफ साइंस पूछा जाता है, एंड पार्ट C जिसमें कि अगेन लाइफ साइंस पूछा जाता है। ये पोर्शन आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, और ये मेनली होता है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ऑल टुगेदर आपको स्कोर करना होता है। कुछ कुछ बच्चे पार्ट A को स्किप करना भी लाइक उनको प्रेफर करते हैं, और पार्ट B और पार्ट C के स्कोरिंग से एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। बट ये कंप्लीटली आपका पर्सनल चॉइस होता है, क्योंकि पार्ट A को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो पार्ट A भी आपको एक अच्छा खासा ही मार्क्स देता है। चलिए अब एक फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं, प्रिपरेशन के जो फ्लो चार्ट है, उसके बाद इस फ्लो चार्ट में से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसको मैं डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगी। पहले फ्लो चार्ट में समझते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से जो है चलनी चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी एक स्टूडेंट है, क्योंकि मैं 6 मंथ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं मान के चल रही हूँ कि वो स्टूडेंट जो है आपका जून 2024 का जो एग्जाम है वो उसे टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जून 2024 का वो टारगेट कर रहा है। अब ये स्टूडेंट क्या करेगा, इस स्टूडेंट के पास जो टाइम है वो है क्या, 6 मंथ का। लेकिन क्या रियलिटी में 6 मंथ है? नहीं, रियलिटी में आपके पास जो है 5 मंथ है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट मंथ होता है वो आप मेनली रिवीजन में लगा देते हो। तो 5 मंथ का कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास टाइम जो है जैन से लेकर मई तक है, क्योंकि आप जून का जो मेन टाइम होगा, जून का जो मैक्सिमम टाइम होगा वो आप रिवीजन में स्पेंड कर दोगे। जो आपका लास्ट रिवीजन होता है वहां पे आप स्पेंड कर दोगे, तो जिसके लिए हम जून वाले मंथ को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपके पास 5 मंथ का टाइम है, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि अगर एक महीने में अगर हमारे पास 30 दिन भी है तो 3 5 15 हो गया, तो यानी आपके पास 150 डेज का टाइम है, राइट। तो एक स्टूडेंट जिसके पास 6 महीने का टाइम है, अब उसके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, सब्जेक्ट है उसके पास, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है एंड एनालिसिस करना है उसका। ये पहला स्टेप है कि आपने 6 मंथ का डिसाइड किया, आपके पास 150 डेज है। सेकंड स्टेप है कि आपके पास सिलेबस डाउनलोडेड रहना चाहिए, उसको एनालिसिस कीजिए और देखिए कौन कौन सी यूनिट है, कैसे कैसे हैं। एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि आपको जो है नंबर ऑफ यूनिट्स कितने टारगेट करने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं पूरे के पूरे मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन, पूरा पेपर में मिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन काफी सारे मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए यूनिट 1 एंड यूनिट 3 को मिक्स कर दिया गया, ठीक है, यूनिट 4 एंड यूनिट 6 को मिक्स कर दिया गया, या फिर यूनिट 4 एंड यूनिट 12 को मिक्स कर दिया गया। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने 6 प्रिपेयर नहीं किया है, आपको पूरा वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। आपने 12 प्रिपेयर नहीं किया है, अगेन आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। अभी की फिलहाल की अगर मैं बात करूं ना, तो अगर आपको अपना जो सिलेक्शन है मैक्सिमाइज करना है, तो आई विल सजेस्ट कि यू कैन टारगेट ऑल कंप्लीट सिलेबस। पूरा का पूरा सिलेबस जिसमें कि टोटल आपके पास 13 सब्जेक्ट्स या 13 यूनिट आते हैं, आप वो पूरा टारगेट कीजिए। ये एक चेंज है जो कि स्ट्रैटेजी में मैंने किया है,
ये बहुत से बच्चों के थ्रू ही मुझे फीडबैक मिला कि मैम अब वो शायद टाइम चला गया जब हम एक स्पेसिफिक यूनिट से स्टडी किया करते थे और इस यूनिट को छोड़ दिया करते थे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन इंटरमिक्स होके आ रहा है, आई थिंक सीएसआई ये चीज जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपना नॉलेज ना हर जगह से ले, हर एक यूनिट से ले, किसी भी यूनिट को आप छोड़े नहीं। आई थिंक दैट इज वाई ये इस तरीके से जो है यूनिट में मिक्सिंग शुरू कर दिया है, वरना और क्या रीजन हो सकता है। और साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन पावर होता है वो उसे भी चैलेंज कर रहा है। तो अगर आप अपना सिलेक्शन मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो ही जो है आप ये वाला काम करोगे, ठीक है, मतलब कि आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाए। सिलेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर कंप्लीट 13 यूनिट। और कंप्लीट 13 यूनिट के साथ अगर आप नहीं भी जा सकते हो ना, तो व्हाट यू कैन डू, आप 11 यूनिट्स को, कोई भी 11 यूनिट्स को कंप्लीट प्रिपेयर कर लीजिए, और बाकी जो रेस्ट 2 यूनिट रह गए हैं, 2 यूनिट्स, उनके 60 to 70% पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इंक्लूड होते हो, अगर आप पूरा सिलेबस टारगेट नहीं कर सकते तो। इससे क्या होगा, इससे अगेन वही होगा कि आप सब कुछ मतलब सब कुछ तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक भी यूनिट छोड़ दे रहे हैं। एटलीस्ट आप वो सब चीजें तो कवर अप कर ही ले रहे हो जो आपके क्वेश्चन मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो कि मेरे अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को अपनी स्ट्रैटेजी में करना चाहिए। अब बीइंग अ टीचर मेरा काम है आपको सही रास्ता और सही सजेशन देना। बीइंग अ स्टूडेंट आप ये डिसाइड करेंगे कि आप ये सजेशन लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे जैसे एग्जाम का डिमांड बदलता है, हम 2 काम कर सकते हैं उस एग्जाम के अकॉर्डिंग, या तो खुद को बदल सकते हैं या हम एग्जाम को ब्लेम कर सकते हैं कि एग्जाम बहुत टफ है, यानी अंगूर बहुत खट्टे हैं क्योंकि मेरा हाथ अंगूर तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस एटीट्यूड को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके एग्जाम को चैलेंज करना चाहते हैं, या फिर चुपचाप बैठ के बस ये ब्लेम करना चाहते हैं कि एग्जाम बहुत टफ है, मुझसे क्लियर नहीं होगा, और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि नहीं एग्जाम तो क्लियर नहीं हो सकता है। तो मेरा बस यही डिमांड है कि करेंटली, ठीक है, लेटेस्ट जो पेपर का डिमांड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात कह रही हूँ कि आप अब पूरे, बोलते पहले जैसे हम कहते थे कि 9-10 यूनिट टारगेट कर लीजिए, लेकिन अभी वो थोड़ा रिस्क हो जा रहा है। ठीक है, जैसा जब जब जो जो स्ट्रैटेजी होता है ना, हम वैसे वैसे चीजों को चेंज करते हैं। अभी का डिमांड ऐसा है कि आपको कोई भी यूनिट कंप्लीटली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम आपको अभी नॉक नॉक कर देंगे ना, तो आप क्या करोगे, अभी कोई काम बिगड़ा नहीं है तो आप उसको समेट सकते हो, संभाल सकते हो, ठीक है, लेकिन काम बिगड़ जाने के बाद उसको समेटना बहुत मुश्किल होता है। राइट, जैसे एक ही जोक्स पे बार बार हंसना मुश्किल होता है ना, वैसे ही एक ही टॉपिक पे बार बार इंटरेस्ट दिखाना मुश्किल होता है। तो अगर आप इस बार टारगेट कर ही रहे हो पूरे मन से, पूरे सिंसियरिटी के साथ, तो आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए जिससे कि आप इस बार के टेप में अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखा पाए और एग्जाम को क्लियर कर पाए। ओके, फाइन। इसके साथ साथ ये जो आप यूनिट कंप्लीट करोगे उसमें नेक्स्ट बात आती है, ठीक है हमने टारगेट कर लिया कि भाई ठीक है हम ये यूनिट प्रिपेयर करेंगे। अब क्या आते हैं, अब आते हैं सोर्सेस। सोर्सेस में आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स का आप सहारा लोगे, उसके बाद आप पीवाईक्यूज का सहारा लोगे, देन आप गूगल आर्टिकल्स का सहारा लोगे, बहुत से रिसर्च पेपर का आपको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो भी अब पूछे जाने लगे हैं। तो ये सब कुछ होता है जिसको कि आपको इंक्लूड करना होता है आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप इनको इंक्लूड नहीं करते हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन फिर से आधी अधूरी रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ, दैट इज मोड ऑफ प्रिपरेशन। मोड मतलब कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, क्या आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या फिर आप कोचिंग कहीं से लेना चाहते हो। अब बात आती है सेल्फ स्टडी कौन सा बच्चा कर सकता है। ऐसा बच्चा जो कि एक ब्राइटर कैटेगरी में आता है, ठीक है, मैं यहाँ किसी स्टूडेंट का स्टेटस डिसाइड नहीं कर रही हूँ। ब्राइटर कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि एक स्टूडेंट जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसने अपने कॉलेज लेवल में, ठीक है, अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, उसके एकेडमिक्स में नंबर अच्छे रहे, लेकिन नंबर उस नंबर के साथ साथ वो नंबर उसके इंटेलिजेंसी, उसके नॉलेज को भी दर्शाते हो। तो उस बच्चे ने अगर अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, तो वो बच्चा जो है सेल्फ स्टडीज 6 महीने में कर सकता है, क्योंकि चांसेस है कि वो बच्चा मे भी हैंडल कर ले। लेकिन इसमें भी 2 चीजें हैं, कोई कोई ब्राइटर स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि मतलब ना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से चाहते हैं कि भाई हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते, हम कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, तो वो उनका पर्सनल प्रेफरेंस होता है। अदरवाइज ऐसे बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहता हूँ, ऑल्दो आई हैव अ नॉलेज, बट मैं किसी गाइडेंस पे पढ़ना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे आप कोचिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर नॉलेज जो फैक्टर जो है, नॉलेज फैक्टर अगर आपका बहुत ज्यादा अच्छा खासा हाई है। सेकंड, अगर आप ऊपर वाले फैक्टर्स का अरेंजमेंट अच्छे से खुद कर पाते हैं, देन यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कोचिंग कौन से बच्चे कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास एवरेज लेवल ऑफ नॉलेज है, या फिर जिनको लगता है कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सेल्फ स्टडी पे एक्सपेरिमेंट कर सकूं, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज समथिंग जो कि एक सेल्फ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है।
वो एक्सपेरिमेंट या तो सक्सेसफुल भी हो सकता है या फिर एक बहुत बड़ा फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ना एक तरीके से आप कह सकते हो मेंटल चैलेंजिंग एक होता है, मेंटली आपको बहुत ज्यादा चैलेंज करता है, क्योंकि आप क्लूलेस चल रहे होते हो, आप सब कुछ क्योंकि आपको खुद ही करना है तो आप क्लूलेस चल रहे होते हो, तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना, बहुत आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है सेल्फ स्टडी के टाइम पे, क्योंकि आप सब कुछ अकेले ही खुद अरेंज करते हो, सब कुछ खुद अकेले आपको अरेंज करना होता है, एवरीथिंग राइट। और वो बच्चा जो कि कोचिंग लेगा, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि हाँ वो किसी पे डिपेंडेंट होता है, सिंपल भाषा में कहें तो उसको टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि भाई मैं कहाँ से बुक्स लूंगा, मैं कहाँ से पीवाईक्यू अरेंज करूंगा, लेटेस्ट पेपर को मैं कैसे पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कब प्रैक्टिस करूं कब ना करूं, या फिर उसको टेंशन हो रही है किसी भी चीजों को लेके या किसी स्ट्रैटेजी को लेके, तो एक हो जाता है क्या, कोचिंग में आपकी थोड़ी सी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, राइट। लेकिन ये डिपेंडेंसी खराब भी नहीं होती है, क्योंकि इस डिपेंडेंसी में क्या होता है कि आप सही ट्रैक पकड़ के रखते हो, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, हर चीजें आपको रेडी टू सर्व मिलती है। तो ये डिसीजन वो बच्चा ले जो कि इस 6 महीने में सेल्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता है, उसको लगता है कि नहीं भाई मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं जो है किसी के गाइडेंस में चला आता हूँ, मैं उसके साथ गाइडेंस में या उस इंस्टीट्यूट के साथ गाइडेंस में रहकर मैं बहुत बेस्ट ढंग से प्रिपरेशन कर सकता हूँ। और उस केस में क्या होता है, एक कोचिंग में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपका जो सोर्स यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया, उस सोर्स के बारे में आपको टेंशन लेनी नहीं पड़ता, क्योंकि जिस भी कोचिंग को आप ज्वाइन करते हो वो कोचिंग आपको वो सोर्सेस प्रोवाइड कर देती है। सेल्फ स्टडी में ये सब कुछ करना पड़ता है, बट सेल्फ स्टडी में एक और प्लस पॉइंट होता है जो कि कोचिंग में एक नेगेटिव पॉइंट होता है। सेल्फ स्टडी में ये प्लस पॉइंट होता है कि जब आप खुद से क्योंकि सब कुछ कर रहे हो ना, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, उससे आप अपने लाइफ में एक ऐसा पार्ट डिस्कवर करते हो जो पार्ट में भी दूसरे स्टूडेंट्स को डेवलप करने में ना जाने कितने साल लग जाते हैं, वो है सेल्फ एक्सप्लोरिंग प्रोसेस। खुद से क्योंकि आप सब चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तो आप इतने वो कहते हैं ना, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा डिस्करेजिंग भी होता है, लेकिन एट द एंड अगर आप सक्सेसफुल हो गए उस सेल्फ स्टडी के प्रोसेस में, तो आप खुद का एक ऐसा न्यू फॉर्म खुद ही देख पाते हो जो कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मतलब कि डेवलप किया होता है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी जो प्रोसेस रहा है वो सेल्फ स्टडी का ही रहा है, तो उस चीज पे मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि आज जो भी मैं कर पाती हूँ, जिस चीजों को मैं सर्च कर पाती हूँ, जिस चीजों पे मैं काम कर पाती हूँ ना आज, वो सभी उस सेल्फ स्टडी का ही रिजल्ट है। जिस तरीके से मैं आज पीपीटी डिजाइन करती हूँ, जिस तरीके से मैं किसी आर्टिकल को खोजती हूँ, जिस तरीके से मैं बुक पढ़ती हूँ, वो सब मेरी सेल्फ जनरेटेड है, मतलब वो मैंने खुद से ही खुद को सिखाया है, खुद सेल्फ एक्सप्लोर करके। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा चला, बहुत एक कहते हो ना कि डिमोटिवेटिंग भी रहा, क्योंकि आपको कोई कहते हैं ना, आपको नहीं पता होता कि बाकी सारे आपके साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने में ही सब कुछ बिजी होते हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रोसेस एक बहुत सेल्फ एक्सप्लोरिंग भी होता है, लेकिन साथ साथ बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अच्छा खासा इसमें टाइम लगता है और ये बात आपको लेके चलनी पड़ती है। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं भाई मैं एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है और मैं जो है लेकिन 6 मंथ में ही टारगेट करना चाहता हूँ, तब आप कोई भी कोचिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू योर इंटरेस्ट कि वो ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो अगर आपको मेरे साथ प्रिपरेशन करना है, मेरी टीम के साथ प्रिपरेशन करना है, तो आप मेरे साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग में, जहाँ पे हमारी जो क्लासेस हैं वो 8 जनवरी 2024 से शुरू होंगी और वेदमी प्लेटफॉर्म पे शुरू होंगी। तो आप वेदमी का ऐप डाउनलोड करके बाकी डिटेल्स को वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रही बात सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग को लेकर। इनफैक्ट मेरा एक पूरा बड़ा वीडियो है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, ठीक है, जिसका लिंक जो है मैं यहाँ या फिर यहाँ पे जो है अटैच कर दूंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं सीए साइनेट की, तो सेल्फ स्टडी को करने के लिए क्या क्या स्टेप होता है, क्योंकि इसमें एक बहुत लंबा स्टेप है कि आपको कैसे कैसे चीजों को फॉलो अप करना है। तो इस एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डिजाइन की गई है। तो ये हो गया डिसीजन, मोड ऑफ प्रिपरेशन कि आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कोचिंग के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट, कभी भी आपको जरूरत पड़े इन बिटवीन, ठीक है, ऑलवेज गो फॉर गाइडेंस। क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्या होता है, हमें बहुत सी चीजों में हम अटकते हैं, उस वक्त पे हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन गाइडेंस मेक श्योर एक ऐसे इंसान से लें जो कि आपको जो है जमीन पे रखकर जो है बातें करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो गाइडेंस देने वाला है वो आपको इतना हवा में उड़ा के बातें करे कि नहीं 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 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है एकदम, आप तुमको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एक भारी भरकम इंसान के पास जाइएगा जिसकी बातों में जो है वेट हो, जो आपको सही रास्ता दिखा सके कि हाँ क्या है क्या नहीं है, और जो किसी एग्जाम की जो गंभीरता होती है वो आपको बता सके, ठीक है। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि गाइडेंस या तो आपको गलत डायरेक्शन में भी पहुंचा देता है या तो सही डायरेक्शन में भी पहुंचा देता है, इसलिए गाइडेंस आप किससे ले रहे हैं वो भी जरूरी है। और गाइडेंस आजकल जो है आप देखोगे यूट्यूब पे भर भर के मिल रहा है, लेकिन आपका टोटली ये आपके ऊपर होता है कि आप किसकी गाइडेंस को पिक करते हैं। क्योंकि कुछ गाइडेंस ऐसे होते हैं कि इंसान अपनी एक्सपीरियंस बता रहा है उसमें, ठीक है, लेकिन आपको वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस नहीं कैप्चर करना होता है, उसके एक्सपीरियंस में से जो ऐसी चीज जो आपके लिए वर्क करेगी आपको सिर्फ वो कैप्चर करना होता है। इनफैक्ट मैं भी इस चैनल पे कितने सारे बच्चों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ, तो क्या आप उनको पूरा कॉपी पेस्ट करते हो? नहीं, पूरा कॉपी पेस्ट करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कुछ चीजें उन्होंने इतनी अच्छी की हुई होती हैं कि वो अगर एक स्टेप आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में डालोगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक अलग से मोड़ ले लेती है।
तो वो जरूरी होता है। नेक्स्ट, जैसे कि बात किया जाता है कि जो आपका पार्ट ए है यानी जनरल एप्टीट्यूड है, पार्ट ए के लिए जो है आप मतलब रेगुलर, ठीक है, एवरी डे आप लगभग 2 to 3 क्वेश्चन आपको हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। इस 5 महीने में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड के, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको रोज करना चाहिए। उसमें हार्डली आपका जो है 2 से 3 मतलब 2 से 3 जब क्वेश्चन करोगे तो हार्डली आपका 20 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा भी लगेगा तो, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, आपके पूरे के पूरे मार्क्स में जो है ओवरऑल मार्क्स में बहुत अच्छा एक पॉइंट ऐड करने की कोशिश करेगा। अगर 5 से 10 मार्क्स भी अगर आप जनरल एप्टीट्यूड में ले लेते हो, आप सोचो कि पूरा का पूरा जो मार्क्स है उसमें कितना अच्छा एडिशन हो जाएगा, राइट। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल पार्ट ए की बात। नेक्स्ट बात आती है कि किस तरीके इसके बाद क्या किया जाए, ठीक है। 8 स्टेप में प्रैक्टिस की बात करें, जब जो मेनली होता है पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज कैसे करना चाहिए, तो क्योंकि मेरा मानना है कि इनिशियली आपको जरूरी होता है कि आप ये डिसाइड करें कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, वो टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि कितनी बार होता है कि बच्चा टॉपिक पढ़ता रह जाता है और लास्ट में आकर उसको पता चलता है कि भाई मैंने जो चीजें पढ़ी है वो तो मैं क्वेश्चन में अप्लाई ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो और टेंशन में आ जाता है कि मैंने इस 3-4 महीने किया क्या जब मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा। इसलिए जरूरी होता है कि शुरुआती टाइम में आप जब टॉपिक पढ़े तो उस टॉपिक से रिलेटेड यानी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैली करें, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने आज टाइप ऑफ डीएनए पढ़ा है, तो टाइप ऑफ डीएनए के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आप नहीं हो रहा है, ठीक है, वहीं पे इंडिकेशन से बच्चा बोलता है ना, कैसे पता करें कि और डेप्थ में पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है और उस सारी इन्फॉर्मेशन से अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो जो आपने पढ़ा है वो उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा है जितने डेप्थ में क्वेश्चन आया है, मतलब उस टॉपिक को दोबारा से पढ़िए और ज्यादा डीप बेसिस पे पढ़िए। और दूसरा क्या होता है कि मे बी शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर क्वेश्चन की अच्छी नहीं है, यानी आपको फिर अपने अंडरस्टैंडिंग पावर पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस आता है 9th पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमेशा, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पूरे ना कर लो तब तक प्रैक्टिस क्वेश्चन पे कभी भी शिफ्ट नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन तभी आपके लिए यूजफुल होते हैं जब आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके हो। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप तब कीजिए जब आपके मैक्सिमम सिलेबस का कवरेज हो जाए, उससे पहले मत कीजिएगा। कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सभी चीजें आप तभी दीजिए जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज हो जाए, उससे पहले नहीं, ठीक है। इन सभी चीजों को करने के लिए जो है आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सको। क्योंकि आपका ये जो 5 महीना कैसे जाएगा, अब ऐसा नहीं है कि सुबह में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मुझे ये करना है, 8 से 9 बजे तक ये करना है, नहीं। आप एक रफ टाइम टेबल बनाओ जिसके जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल सके कि यस, इस टाइम में मुझे इतने दिन में ये यूनिट कंप्लीट कर लेनी है और हेंस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कुछ बच्चे जो है मतलब जिन बच्चों से मेरी बात करके मुझे पता चला, कुछ कुछ बच्चे क्या करते थे, रोज सुबह उठ के वो एक टारगेट टेबल बनाते थे। जैसे कि मैं आज सुबह में उठी, उठकर जो है मैं फ्रेश हुई और मैंने एक डायरी में ली और डायरी में जो है मैंने लिख दिया कि आज मेरे पास कितने घंटे हैं पढ़ाई के लिए, और उस पर्टिकुलर आवर्स को, उतने पर्टिकुलर घंटों को जो है मैं किस तरीके से यूटिलाइज करने वाली हूँ। और आज का टाइम टेबल जो है आज सुबह या फिर कल रात में बना के सोऊंगी कि आज मुझे उठ के ये सारे काम करने हैं, इतने टॉपिक मुझे हर हाल में आज प्रिपेयर करने हैं। तो आप 2 काम कर सकते हो। पहला, यू कैन गो फॉर टाइम टेबल, ठीक है, और उसी का एक सब पार्ट बना सकते हो जो कि होता है टारगेट टेबल। टारगेट टेबल जो है आप एक रात पहले बना के सो सकते हो। कल रात को मैंने बना दिया टारगेट टेबल कि आज मुझे क्या करना है, लेकिन वो टारगेट टेबल आपके टाइम टेबल से मैच करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने जैसे डिसाइड किया कि मैं जो है बायोकेमिस्ट्री, ये मैं 25 डेज में कवर कर लूंगी, ठीक है। ये है मेरा टाइम टेबल। और वो 25 डेज होता है फ्रॉम 4th of Jan से लेकर, ठीक है, टिल 30th of Jan, मतलब 30 जनवरी तक जो है मुझे बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है। अब यही पे बात आ जाती है आपके टारगेट टेबल की, राइट। टारगेट टेबल आप हर रोज बनाओगे तो आपके पास आइडिया रहेगा कि अच्छा ठीक है, आज के दिन मुझे जो है एंजाइम पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड खत्म करना है, ठीक है। ये हो गया आपका एक दिन का टाइम टेबल, ठीक है। 1 डे का जो है आपने टारगेट टेबल बना लिया। और 1 डे का टारगेट टेबल का मतलब है हर हाल में उस टारगेट टेबल को कंप्लीट कर लेना है आज जो आपने बनाया है। इससे क्या होगा कि आप अपने दिन का जो टाइम है ना उसको वेस्ट कम करोगे। मे बी ये चीजें एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन जब आप ये इंप्लीमेंट करोगे तो आपको टाइम मतलब उतना नहीं लगेगा। जैसे कि अगर हम आज के टाइम में बात करें ना, तो हम लोग का जो लाइफ है जिसमें कि हमें हमारा टाइम फैमिली के लिए निकालना पड़ता है, वी आर हैविंग द यूट्यूब चैनल, उसके लिए निकालना पड़ता है, साथ ही साथ हम आप लोग को पेड क्लासेस दे रहे हैं उसके लिए निकालना पड़ता है। तो हमारी लाइफ में जो है हम अपनी पूरी लाइफ के टाइम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। तो इसमें हमारे केस में अगर हमारी लाइफ की बात करें तो हम लोग टाइम टेबल के बेसिस पे नहीं चलते हैं। हम लोग का हर डे का टारगेट टेबल होता है।
ये दिन से उठ के रात तक कैसे हमारी लाइफ के इस 3 मेजर काम को, पर्सनल लाइफ, यूट्यूब लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, इनको किस तरीके से हमको जो है डील करना है, ये चीज जो है हम हर सुबह उठ के एक टारगेट टेबल में डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह से इतने बजे का टाइम जो है नाश्ते में जाएगा, ब्रेकफास्ट में जाएगा। उसके बाद उठ के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमको यूट्यूब के लिए काम करना है। 12 से लेकर शाम के 6 बजे तक हमको बच्चों को पेड क्लासेस में पढ़ानी है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, आफ्टर 6 बजे का क्या टाइम टेबल होने वाला है। ये सब चीजें जो है हम रोज सुबह उठ के एक टारगेट टेबल डिसाइड कर लेते हैं। हम लोग की लाइफ टारगेट टेबल के बेसिस पे ही चलती है, क्योंकि अगर हम ये टेबल ना बनाए ना, तो हम क्या करेंगे, हम 1-2 घंटे यहाँ वहां शिफ्ट करते रहेंगे। और 1-2 घंटे के शिफ्ट करने की वजह से क्या होता है, हम लोग का तीनों फेज में से किसी ना किसी फेज का काम जो है पाइल अप हो जाता है। चाहे यूट्यूब का काम हो, चाहे पेड क्लासेस काम हो, चाहे पर्सनल लाइफ का काम हो, वो जाके पाइल अप हो जाता है, मतलब जमा होता रहता है। और जब एक तरफ पे पाइल अप होता रहेगा तो वो काम क्या करेगा, हमें और बर्डन देता रहता है, क्योंकि वो उस दिन खत्म नहीं हुआ जिस दिन उसे खत्म होना चाहिए था। सेम गोज विद योर सिलेबस। तो एक बार आप टाइम टेबल को सब टॉपिक में टारगेट टेबल में डिवाइड करके देखिए, आपको बेनिफिट फील होगा और आपको आइडिया लगेगा कि यस, आप जो है कहीं भी टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर, दैट इज रिवीजन की बात। ठीक है, अब रिवीजन जो है यहाँ पे बच्चे अलग अलग फॉर्म में करते हैं। मैं आपको कुछ फॉर्म बता देती हूँ। जैसे पहला जो होता है, मान लीजिए आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो या कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, राइट, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आपको जिस दिन पढ़ाया गया हो या जो टॉपिक आपने जिस दिन पढ़ा हो, ठीक है, उस दिन जो है उस टॉपिक को सेम डे जो है, डे एंड जब होगा उस टाइम पे आपको रिवीजन कर लेना है। मान लीजिए सोने से पहले या फिर अगले दिन सुबह में उठ के नया टॉपिक शुरू करने से पहले कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेना है। एक ये रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है। सेम डे जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है ना, वो शुरुआत में, यानी जब फर्स्ट टाइम आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, 1 महीने तक आपको ये जो स्ट्रैटेजी है उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, एक होता है 3 डेज वाला, यानी हर 3 दिन बाद जो भी पिछले 3 दिन में आपने पढ़ा है उसको हर 3 दिन बाद लगभग आपको 4 से 5 घंटे लेकर वो सब कुछ पढ़ लेना होता है, वो सब कुछ रिवाइज कर लेना होता है जो कि आपने 3 दिन में पढ़ा है। कुछ बच्चे ये वाला फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, कुछ बच्चे वीकेंड वाला फॉलो करते हैं। आपकी मर्जी है इनमें से कौन सा आप लेके चलना चाहते हो। वीकेंड वाला मतलब क्या हो गया कि सैटरडे एंड संडे के दिन में मैक्सिमम बच्चे जो है वो रिवीजन पे फोकस करते हैं, और अगर उनका रिवीजन सैटरडे और संडे में जल्दी हो गया तो फिर वो वीकेंड में एक नया टॉपिक भी टारगेट कर लेते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो यूनिट वाइज जाते हैं। लास्ट वाला मैं कम ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि यूनिट वाइज आने में क्या होगा कि जब आप शुरुआत में प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो यूनिट वाइज में जब तक पूरी यूनिट खत्म होती है तब तक आप स्टार्टिंग के टॉपिक भूल चुके होते हो। ठीक है, तो ये यूनिट वाइज वो बच्चे स्पेशली करते हैं जिनका मतलब पहले से नॉलेज गैदरिंग बहुत ज्यादा है उस सब्जेक्ट में, जो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, वो बच्चे यूनिट वाइज लेके चलते हैं। या फिर आप यूनिट वाइज कब लेके चल सकते हो, जब आपने उस यूनिट को काफी बार पहले भी पढ़ रखा हो। तो शुरुआत के टाइम में जो है आप ये और ये वाली रिवीजन स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हो। अच्छा, रिवीजन स्ट्रैटेजी ना शुरू फर्स्ट डे से ही बहुत जरूरी है। अगर आप 2-3 महीना लेट चल रहे हो और आप बोलते हो मैम रिवीजन कैसे करना है, तो आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो, मतलब ऑलरेडी बहुत सारा काम बिगड़ गया है आपका। कहते हैं एक स्टेशन से अगर ट्रेन लेट चलती है और बीच में तेजी से चल के वो उस टाइम फ्रेम को कवर ना करे तो वो हर स्टेशन पे लेट पहुंचती है। सेम आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ भी होता है। कभी भी प्रिपरेशन में आपको खाली थ्योरी, खाली पीवाईक्यू, खाली रिवीजन पे नहीं फोकस करना होता है। एक प्रॉपर आइडियल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है फर्स्ट लर्निंग द कंसेप्ट, देन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, यानी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, देन रिवाइजिंग दैट कंसेप्ट अगेन बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास और बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट टॉपिक। और ये लूप में चलता रहता है, यानी पहले आप लर्न करते हो, राइट, फिर आप पीवाईक्यू पे जाते हो, के बाद आप रिवीजन करते हो एंड देन फिर जो है लर्न करते हो। अगर ये साइकिल आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो बहुत से काम ऑलरेडी बिगड़ जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम आके प्रेशर फील होता है ना कि मैम इतना कुछ बचा, हम कैसे रिवाइज करें। ये प्रेशर उन्हीं बच्चों को ज्यादा फील होता है जो शुरुआत के टाइम में ये रिवीजन वाली चीज को अवॉइड करते हुए चलते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि डे बाय डे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, पीछे जो पोर्शन रिवीजन के लिए रह रहा है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपका केस क्या होना चाहिए कि जो टॉपिक रिवीजन में आपका बहुत अच्छा हो गया, अब उस पर फोकस थोड़ा कम कर दीजिए। जो टॉपिक आपको बहुत परेशान कर रहा है उस पर रिवीजन थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपने मान लीजिए टॉपिक नंबर 1-2 पढ़ा है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे आपने इस दोनों टॉपिक को रिवाइज किया, फिर आपने टॉपिक नंबर 3-4 पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे आप 1-2-3-4 इन चारों टॉपिक को रिवाइज करके तब जो है 5th एंड 6th नंबर वाला टॉपिक पढ़ोगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 1-2 जो टॉपिक है उसका सेकंड टाइम रिवीजन चल रहा है, लेकिन 3-4 जो टॉपिक है उसका फर्स्ट टाइम चल रहा है। नेक्स्ट डे जो टॉपिक हमने टारगेट किया है वो है 7 एंड 8। इस टॉपिक को करने से पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा 1-2-3-4-5-6, ये 6 के 6 टॉपिक आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। जिस वक्त पे 1-2 नंबर टॉपिक का थर्ड टाइम रिवीजन चल रहा होगा, 3-4 का सेकंड टाइम चल रहा होगा एंड 5-6 का फर्स्ट टाइम चल रहा होगा।
तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि जो चीज आप 3 बार रिवाइज कर चुके हो वो थोड़ा बेटर जो है आपको समझ में आने लगी है और लंबे टाइम तक याद रहने लगी है। इसीलिए हेंस ये टॉपिक अब आपका कम टाइम लेगी। शायद जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज किए थे यहाँ पर, जब आपने फर्स्ट टाइम रिवाइज किया था तो मे बी इस टॉपिक ने आपका लिया था 30 मिनट्स। जब आपने सेकंड टाइम रिवाइज किया तो इसने लिया आपका 15 मिनट्स। जब आपने थर्ड टाइम रिवाइज किया तो मे बी अब आपका जो है 5 मिनट्स लेगी। तो टाइम भी तो रिड्यूस होता जाएगा। सेम केस होता है जितनी भी यूनिट आप पढ़ते जाते हो उसके साथ साथ। और ये सभी चीजें टाइम मैनेजमेंट पे चलती हैं। अगेन टारगेट टेबल में आपको इसको भी इंक्लूड करना पड़ता है कि भाई दिन का कौन सा टाइम है, दिन का 1 घंटा अगर मैं दे रहा हूँ सभी चीजों को रिवाइज करने के लिए, तो ये मत सोचिए कि वो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, वो टाइम आपका सही जगह लग रहा है। यही वो मोमेंट होता है जब आप इतना अच्छे से रिवाइज करके रखते हो ना कि आपको जब आपका लास्ट रिवीजन टाइम होता है तो उस टाइम पे को पैनिक लेवल कम फील होता है। ठीक है, क्योंकि जो चीज को आप अलट पलट के वापस से रिवाइज नहीं करोगे वो आपके दिमाग से बाहर हो जाएगी। ये आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है। अगर मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एकेडमिक्स से छोड़कर मैं कोई अलग से अपने अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करती हूँ और मैं कोई नया टॉपिक पढ़ लेती हूँ और अगर मैंने गलती से भी उसका रिवीजन नहीं किया 1 हफ्ते तक, मेरे दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता है। मुझे ऐसा फील होने लगता है कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो बीइंग अ टीचर ही मेरे साथ होता है, तो आप लोग के साथ तो बिल्कुल लगा, बिकॉज वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे सब चीजें जो है ब्लंडर नजर आएंगी। तो प्रॉपर ढंग से रिवीजन को इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी स्ट्रैटेजी में। जैसे मैंने कहा, किसी भी स्ट्रैटेजी को फुल्ली फंक्शनल बनाने के लिए ये 3 चीजें जरूरी होती हैं। इनमें से कुछ भी अगर आपने अवॉइड किया तो ऑब्वियसली आपको लास्ट में जाके पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है स्टडी स्ट्रैटेजी की। ठीक है, स्टडी कैसे करें? तो हमेशा ध्यान रखिए, स्टडी में हमेशा ही आपको ब्रेक इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, लर्न कीजिए, अप्लाई कीजिए, ब्रेक लीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सुबह से लेकर रात तक पढ़ोगे तभी एग्जाम क्लियर होगा, नहीं। एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप बहुत अच्छे से शांत स्वभाव से एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो आप, हो सकता है कि 2 घंटे में आपने एक टॉपिक पढ़ा है, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ा है कि आपको फिर उस टॉपिक के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लर्न कीजिए, अप्लाई कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। क्योंकि साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो बच्चे ब्रेक लेकर पढ़ते हैं उनका जो एक पीक होता है इंटरेस्ट का वो बना रहता है, रेदर देन वो बच्चे जो कि लर्न 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 करते रहते हैं, उनका सैचुरेशन लेवल चला आता है और एनर्जी एंड इंटरेस्ट लेवल पूरा का पूरा नीचे चला जाता है। तो स्टडी जो है आपको प्रॉपर ढंग से करनी है। और हमेशा याद रखिए कि स्टडी का जो प्राइमरी एम होना चाहिए वो होना चाहिए नॉलेज को बढ़ाना। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है जब कुछ पढ़ाते हैं तो बोलते हैं मैम ये क्या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मैं अगर उनको कह दूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो पढ़ना बंद कर देंगे उसको। और रियलिटी यही है कि बच्चे इतना ज्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं स्टडी में कि वो अपने सिलेबस को छोड़ के 2 पॉइंट भी एक्स्ट्रा लर्न करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो ये मत भूलिए कि आपको पढ़ा लिखा रोबोट नहीं बनना है। पढ़ा लिखा एक ऐसा इंसान बनना है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सके। और जब एक इंसान की प्रवृत्ति में आप आए हो, इंसान की कैटेगरी में आप आए हो, तो आपको बहुत जगह से नॉलेज गैदर करना पड़ता है। वो नॉलेज आज काम नहीं आएगा, हो सकता है कल काम आ जाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर स्टडी में आपका फोकस अगर नॉलेज पे है ना, तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज वो एक हथियार है जो आपसे हर एक एग्जाम क्रैक करवा सकता है। लेकिन अगर आपका फोकस नॉलेज नहीं है, फोकस कुछ और है, तो ऑब्वियसली तब दिक्कत बढ़ जाती है। क्योंकि द मोर यू गेन द मोर इज अ चांस टू क्वालिफाई द एग्जाम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खाली एग्जाम पे फोकस करके एग्जाम क्लियर नहीं होगा, नॉलेज पे फोकस कीजिए, एग्जाम अपने आप क्लियर होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, हर हाल में सही होता है। यस, उस नॉलेज के साथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी जरूरी है, प्रॉपर एप्लीकेशन जरूरी है, जो कि आपको सीखना होता है इन सारे के सारे प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट लास्ट बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो कि फिलहाल में ऑलरेडी कहीं पे एंगेज हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप कहीं पे लैब में काम कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी जो है जॉब कर रहे हैं, या फिर कहीं पे आप एमएससी में इन्वॉल्व हैं, और या फिर आप कह सकते हो कोई एक्टिव वर्क में आप इन्वॉल्व हैं, या फिर वो एक्टिव वर्क में आपका घर का काम भी हो सकता है। आप एक हाउस मेकर हैं और होम मेकर हैं, और उसके बाद जो है आपके पास टाइम कम रहता है। इन सभी केसेस में देयर इज अ हाई चांस, जो कि एक प्रैक्टिकल बात है वो मैं बता रही हूँ, जो कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, देयर इज अ हाई चांस कि इस केस में जो है हो सकता है आपका मोर देन 1 ईयर का टाइम लग जाए। क्योंकि सीएसआर नेट जो है आपका बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करता है। और उस केस में आप लोग अगर अपने लाइफ का 9 to 5 यानी लगभग जो है आप 10 घंटे से ज्यादा का टाइम कहीं और स्पेंड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास अपने लिए जो टाइम बचता है पूरे प्रिपरेशन के लिए, वो हो जाता है 3 से 4 घंटे का, जो कि इनफ नहीं होता है सीएसआर की प्रिपरेशन के लिए। और ये केस बहुत से बच्चों के साथ होता है। और वो बच्चा जो है, जो ऑलरेडी कहीं लैब में है, जॉब में है, किसी एक्टिव वर्क में इन्वॉल्व है, और पूरा प्रिपरेशन पे फोकस नहीं कर पाता है, तो उस केस में वो टेंशन में आ जाता है कि बाकी सब मेरे से आगे बढ़ रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप बाकी सबसे अलग हैं, इसलिए आपके साथ अलग चीजें हो रही हैं। बाकी सारे बच्चे अपनी लाइफ का जो है 10-10 घंटा स्पेंड कर रहे हैं पढ़ने में, आपके पास उसके अकॉर्डिंग टाइम कम है।
क्योंकि आप ऑलरेडी लैब जॉब या किसी और काम में इन्वॉल्व हैं। दैट इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट वर्क जो कि इसी वजह से आपने उसको कंटिन्यू करके रखा है। तो आपके पास क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है प्रिपरेशन का, इसलिए आपका टाइम ड्यूरेशन जो होता है एग्जाम को क्रैक करने का वो बढ़ जाता है। एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। इसको अगर आप समझ लेते हो ना तो आप सेटिस्फैक्शन के साथ प्रिपरेशन कर पाते हो, ना कि कंपैरेटिव बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि आप दूसरों से जब खुद को कंपेयर करना शुरू करते हो कि यार उसने तो इतना सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, तो वो बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है, उनका एक कंडीशन अलग है। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं। अब अपने कंडीशंस को कंपैरिजन में मत लेके आया कीजिए। अगर आपको कंपेयर करना है ना तो उस वक्त पे कंपेयर कीजिए कि हाँ भाई, मैं जिस क्लास में हूँ, जिस क्लास में जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ, उसी टीचर से वो पढ़ रहा है, तो वो इतना इंटेलिजेंट कैसे हो रहा है, यानी उसकी गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो आपको वहां पे अपना कंपैरिजन दिखाना है कि मुझे भी वो गेन करना है, मुझे भी उतना तेज बनना है, मुझे भी उतना एक्टिव बनना है। तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव जो है आप कंपैरिजन कीजिए, डिस्ट्रक्टिव कंपैरिजन मत कीजिए। वैसे तो कहते हैं कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कंपैरिजन करना ना हमें कभी कभी आईना दिखा देता है। लेकिन हमेशा पॉजिटिव कंपैरिजन कीजिए, जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए जो है सीख मिले, ना कि पीछे हटने के लिए। जैसे आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग जो कंपैरिजन करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव कंपैरिजन होता है, जो आपको अपने ऊपर डाउट मतलब क्रिएट कर देता है। आप एक सेल्फ डाउट में चले आते हो, आपको लगता है आप तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। नेवर। हमेशा कभी भी खुद को जो है कंपैरिजन मोड में डालिए ही मत। और अगर आप डाल भी रहे हैं, कभी कंपैरिजन करने की नौबत भी आ रही है, तो हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन कीजिए, जिससे कि आपका कंस्ट्रक्शन हो, आप नीचे गिरो नहीं, आप और ऊपर उठो। कुछ पसंद आ रहा है किसी इंसान में तो उसके जैसा अगर आपको करना है तो उसके जैसा काम करना शुरू करो। ठीक है, किसी से इंस्पायर होना, किसी को कॉपी करना, दोनों में फर्क होता है। अगर आपको किसी का काम, किसी की इंटेलिजेंसी पसंद आ रही है तो आप देखिए कि वो इंसान अपने ऊपर कैसे काम कर रहा है कि वो इतना इंटेलिजेंट बन रहा है। आप भी वैसे ही काम कीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें सीखना गलत बात नहीं होती है। वो अच्छी चीजें हमें कोई भी सिखा सकता है, वो आपका दोस्त सिखा सकता है, आपसे छोटा भाई बहन आपको सिखा सकता है, आपसे बड़े लोग आपको सिखा सकते हैं। तो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहिए, कंस्ट्रक्टिव मैनर में सभी चीजों को लीजिए। ठीक है, और जहां पे आपको लगे कि नहीं ये डिस्ट्रक्टिव कंपैरिजन है, शायद इस चीज को कंपेयर करके मेरा मेरा जो सेल्फ डाउट है वो और बढ़ जाएगा, तो उस चीजों को सोचिए ही मत। उन चीजों से जो है खुद को दूर रखिए। ये प्रिपरेशन टाइम ऐसा रहता है ना कि खुद के चारों तरफ जो है एक पॉजिटिव ऑरा आपको बना के रखना पड़ता है। नेगेटिव चीजों से आप जितना दूर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीजें किस फॉर्म में आती है। फर्स्ट, ये एग्जाम तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है। क्यों भाई, जो लोग कर रहे हैं वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान की कैटेगरी में है। वो क्या कुछ अलग से शक्तियों के साथ पैदा हुए हैं कि वो क्लियर कर ले रहे हैं, आप नहीं क्लियर करोगे? बिल्कुल क्लियर करोगे। जहां पे डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को खत्म करना है, वो है आपकी तैयारी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आइडियल स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रैटेजी। उस वहां पे अगर चेंजेस करना पॉसिबल है तो हम चेंजेस करेंगे, हम बात क्यों छोड़ेंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको डिमोरलाइजेशन हो, जब भी आपको फील हो कि नहीं आपसे ये एग्जाम नहीं शुरू हो सकता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा दैट व्हाई यू स्टार्टेड, शुरू क्यों किया था। हाँ, ये जो जवाब है ना वो या तो आपको फिर से रेडी कर देगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या आपको किसी और पाथवे में वो कर देगा और बोल देगा कि हाँ अल्टरनेटिव पाथवे ले लो। क्योंकि अगर आपके पास इसका एक स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं है, इसकी तैयारी क्यों शुरू की थी, उस क्यों में ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आप उस क्यों का जवाब दे देते हो तो आपको पता चल जाता है कि यस मैंने इसलिए की थी ये तैयारी, मुझे फिर से जो है शुरू करना चाहिए। और अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो मे बी शायद आपने कुछ लोगों को देख के कर लिया था और आपकी जरूरत नहीं है। जब तक आपका सपना आपकी जरूरत नहीं बनता है ना, तब तक वो सच हो ही नहीं सकता है। और अगर आपका सपना आपकी जरूरत है तो आप हर हाल में उसको सच कर लोगे। और अगर वो सिर्फ किसी को देखकर यूं ही क्योंकि 10 लोग कर रहे थे हमने भी कर दिया, तब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा फेज होता है ना, ये एक अलग से स्ट्रगलिंग फेज होता है। इसमें हर 3-4 दिन में आपको डिमोटिवेटेड फील होगा, हर 3-4 दिन में आपको फील होगा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। उस वक्त पे आपका वो जो सपना है, जो आपकी जरूरत है, वही फिर से आपको जो है वापस से पुश बैक करेगा कि हाँ भाई चलो वापस से शुरू करो तैयारी, बैठ नहीं सकते हो तुम। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। और एट द लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि सपना आपका है, आपको ही काम करना है, कोई और आपके लिए काम करने के लिए नहीं आएगा, कोई और आपके लिए मेहनत करने के लिए नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। और ये सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस की है, उम्मीद करती हूँ डिटेल में ही मैंने डिस्कस की है, तो आप इन सबको जो है प्रॉपर ढंग से फॉलो अप करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरे साथ जुड़ के इस बार CSR नेट जून 2024 की तैयारी करना है तो आप जो है वेदमी का ऐप डाउनलोड करके मुझे और मेरी टीम को वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम CSR नेट 2024 की तैयारी करवा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। बाय।